ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टेस्ट होगा, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू नम सिलेबस MCQs पोर्शन केमिस्ट्री। चले, यहाँ पे आपको लिखा है कि आपने क्वांटम नंबर बताने हैं और आपको जो ऑर्बिटल गिवन है दिस इज़ कॉल्ड 2py ऑर्बिटल है। सो अगर हम यहाँ पे चेक कर देना तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, n हमारे पास 2 हो जाएगा और p के लिए l की वैल्यू 1 होगी। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू वो 1 हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे m होगा। m क्या है? m इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास होगा -l अप टू 0 इंटू +l। अब अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 एंड दिस इज कॉल्ड +1। तो यार अगर l की वैल्यू 1 होना तो m जो है, अब आपकी मर्जी है, आप -1 भी पुट कर सकते हो, आप 0 भी पुट कर सकते हो और आप जो है वो +1 भी पुट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर देना तो यहाँ पे m जो है -1 है, यहाँ पे m 0 है और यहाँ पे m जो है वो +1 है। तो ये हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल है। सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर के लिए ये वाला ट्रिक अपने पास नोट कर दे कि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी बात कि l की वैल्यू वो m से बड़ी या m के बराबर होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अपने पास नोट कर दे। तो अगर हम सारे क्वांटम नंबर को देखें तो ये 2 वैल्यू जो है, ये 2 कंडीशन फॉलो हो रही है। चले, नेक्स्ट में लिखा है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम आपको बताया है और आप लोगों ने इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो अब आपको बताया है इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो 3h/2π हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 1.5h/π हो जाएगा। तो इट इज़ अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ थर्ड ऑर्बिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चले, नेक्स्ट में लिखा है कि आपको बताना है ना कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट रेडियाई किसकी होगी, स्मॉलेस्ट फर्स्ट रेडियाई किसकी होगी। सो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल रेडियस हमारे पास बराबर है n² / z 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं Z और R का रिलेशन देखूँ तो इनवर्स है, जितना Z वैल्यू ज़्यादा होगा, प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा, उतना ही रेडियस जो है वो कम होगा। तो अगर हम प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम में चेक कर दे तो इन सब में Z की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन हीलियम +1 में प्रोटॉन जो है वो 2 होगा, Z की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो यार अगर Z आप बढ़ा रहे हो तो रेडियस जो है वो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट रेडियाई जो है वो हीलियम +1 की छोटी होगी एज कंपेयर टू प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। चले, नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास कि आपने वो पेयर बताना है कि जिसका आइंस या मॉलिक्यूल, आइंस और मॉलिक्यूल जिसका सिमिलर शेप हो, जिसका सिमिलर शेप हो, आप लोगों ने वो पेयर बता देना है। तो यार वो शेप जिसका सिमिलर होगा तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ लोन पेयर की तादाद जो है वो सेम होगी। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर दे तो इसमें लोन पेयर नहीं है और 4 जो है वो बॉन्ड पेयर है। SF4 में आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन सल्फर के साथ एक लोन पेयर भी होगा। अब यहाँ पे NH3 के साथ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, CCl4 के साथ बॉन्ड पेयर आप लोगों के पास 4 है और लोन पेयर जो है वो नहीं है, 0 है। और इसी तरह SF4 में बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर जो है वो 1 है। तो यार इन दोनों का शेप तो सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो दरमियान से चला गया।
चले NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, बट नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर होगा। और अगर आप BF3 देखें तो BF3 बोरान के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर की तादाद यहाँ पे 3 होगी, लेकिन बोरान के साथ लोन पेयर नहीं होगा, तो लोन पेयर 0 होगा। तो यार इसका शेप भी सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये भी दरमियान से चला गया। चले अब यहाँ पे तो आपको BF3 का मैंने बता दिया, बट टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन मीन कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन के साथ भी तो यार टर्शरी ब्यूटाइल मीन यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। टर्शरी कार्बोनियम आयन के साथ आप लोगों के पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो इन दोनों के साथ जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी 0 है, लेकिन जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है उसकी तादाद 3 है, तो इन दोनों का शेप आपके पास सिमिलर होगा। अच्छा, व्हाट इज द मास? आप लोगों ने मास बताना है। अगर मैं 0.5 मोल्स ले लूँ ओजोन के अगर मैं 0.5 मोल ले लूँ तो इसमें कितना मास होगा? तो चले अगर आप यहाँ पे देखें ना कि लेट्स सपोज अगर मैं 1 मोल ओजोन लेता हूँ, 1 मोल ओजोन, तो 1 मोल ओजोन मीन यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन का जो है वो 48 हो जाएगा, तो 48 ग्राम जो है उसका मास आएगा। चले अब आपको बताया है ना ये एक कांस्टेंट है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट रिलेशन है। अब आपको बताया है कि इसका मास कितना होगा x, अगर आप यहाँ पे 0.5 मोल ओजोन के ले लें, तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास जो आंसर आएगा वो 24 ग्राम आएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यार ये मैंने हाफ कर दिया ना, तो ये भी आप हाफ कर दे, तो 48 का हाफ जो है वो आपके पास 24 हो जाएगा। चले नेक्स्ट MCQ में बताया है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसमें 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन हो। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो लेट्स सपोज अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो यार 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 12 ग्राम उसमें कार्बन है और 32 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है। अच्छा, इस 44 ग्राम में 12 ग्राम जो है वो कार्बन होगा, 12 ग्राम कार्बन, और ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। तो चले आपको यहां पे एक बात पता चल गई कि अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ ना, अब ऑक्सीजन का मुझे बताना है, तो 1 मोल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होते हैं। अब MCQs के स्टेटमेंट को रीड कर दे। आपको बताया है कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, तो अगर मैं इसके नीचे एक्सपोर्ट कर दो और आपने बताना है कि 8 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट हो, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होने में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे? तो यहाँ पे मैं 8 ग्राम पुट कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो 0.25 मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट आपने बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट, अगर आपके पास 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड हो और 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपने पास यहाँ पे ये फार्मूला नोट कर दे कि यार आपको, या चले मोल्स भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 ट्रिक्स है, लेकिन चलो आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ग्राम्स आपको सिमिलर गिवन हो, अगर मास सिमिलर हो, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यार ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 ग्राम है, 32 ग्राम पर मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 64 ग्राम पर मोल है। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसके 1-2 ट्रिक्स और भी है, लेकिन चलो यहाँ पे अगर मास सिमिलर हो तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
अच्छा, इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने Kp और Kc का रिलेशन बताना है। तो Kp और Kc को हम ऐसे लिख देते हैं, Kp हमारे पास बराबर होगा Kc के, एंड दिस इज कॉल RT और चेंज इन N के, और चेंज इन N हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अगर हम चेक करें तो 2 मोल्स हैं, 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड गिवन है, तो प्रोडक्ट के आप लोगों के पास 2 मोल्स है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, माइनस रिएक्टेंट के 3 मोल्स है, 1 ऑक्सीजन है और 2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो 3 मोल रिएक्टेंट के है, आंसर आप लोगों के पास -1 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे यार -1 पुट कर दूंगा तो Kp बराबर होगा Kc के, एंड दिस इज कॉल RT, और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑफ Kp एंड Kc। अच्छा, नेक्स्ट में बताया है ना कि इक्विलिब्रियम की जब भी बात हो, द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर। चलो, वाटर एंड इट्स वेपर की बात की है, इसका मतलब है कि यार फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो वाटर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, और वेपर दोबारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, मीन कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। बट यार यहाँ पे आपको लास्ट में बताया है कि ये ओपन वेसल में होता है, तो द करेक्ट ऑप्शन कैन नॉट बी अचीव। यार इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा क्लोज कंटेनर चाहिए, ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। क्लोज कंटेनर की हमारे पास ज़रूरत होती है जब भी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर आप क्लोज कंटेनर प्रोवाइड कर दे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट में बताना है ना कि द अमाउंट ऑफ X3Y मीन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट बताया है X3Y, द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। चले, लिखा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में किस चीज़ों से इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल, अगर आप जो भी रिएक्शन देखोगे ना, यहाँ पे यार मैं यूनिवर्स में अगर जो भी रिएक्शन लिखूंगा तो ये वाला रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगा और या तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा और या तो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि मुझे डेल्टा H की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मुझे डेल्टा H की वैल्यू गिवन होती तो मैं बता देता कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, लेकिन जब भी आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो यार या तो एंडोथर्मिक होगा और या तो एक्सोथर्मिक होगा। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि ये वाला रिएक्शन तो टेम्परेचर से मस्ट डिस्टर्ब होने वाला है, ये वाला रिएक्शन टेम्परेचर से तो मस्ट डिस्टर्ब होने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल, यहाँ पे आप चेक कर दे, रिएक्टेंट के जो है वो मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल्स कम है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर ना होना तो ये वाला इक्विलिब्रियम आप प्रेशर से भी डिस्टर्ब कर सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो टेम्परेचर और प्रेशर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम होते, गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम होते, तो फिर इसको आप प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, फिर करेक्ट आंसर ओनली टेम्परेचर आ जाता था। अच्छा, नेक्स्ट में बताना है आपको, एक रिएक्शन गिवन है और उसकी Kc वैल्यू भी आपको बताई है, Kc वैल्यू 10 है और इस रिएक्शन की आप लोगों ने Kc वैल्यू बतानी है। तो यार यहाँ पे इस रिएक्शन के साथ मैंने 2 काम किए हैं। पहले मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया है, पहले मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको जो गिवन रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे लिखा है और इसका रिएक्टेंट मैंने उसका प्रोडक्ट साइड पे लिखा है। तो पहले मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया है और दूसरा यार मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 2 किया है, मल्टीप्लाई विद 2, मैंने फिर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। तो चले यहां पे अपने पास नोट कर दे
कि अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करोगे ना तो केसी वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। अगर केसी वैल्यू जो भी हो तो उसका केसी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, मीन 1/kc मैं लिखूंगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर केसी के पावर में चला जाएगा, वो नंबर केसी के पावर में चला जाएगा। तो चले यहां पे देखें, मैंने इस रिएक्शन को पहले रिवर्स किया है, तो जब रिवर्स किया है तो केसी वैल्यू जो है वो 1/10 हो जाएगी। और फिर मैंने इस रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने क्या लिखा कि अगर आप किसी भी नंबर को रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला नंबर आप फिर केसी के पावर में लिखोगे। तो यहाँ पे मैं पावर 2 लिखूंगा, तो द करेक्ट आंसर इज 1/100 आ जाएगा। तो इसकी केसी वैल्यू 1/100 हो जाएगी। चले नेक्स्ट में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड शो। कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव डिविएशन कब शो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव डिविएशन कब शो करेगा? तो अगर हम डिविएशन ऑफ गैस को जरा चेक कर देना, लेट सपोज यहां पे मैं वाई एक्सिस पे लिख देता हूं z की वैल्यू। तो अगर z की वैल्यू यहां पे हो 1, तो अगर z की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब है कि यार ये तो आइडियल गैस है। और यहां पे मैं x एक्सिस पे ले देता हूं प्रेशर, और प्रेशर वहां पे जाएगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर उस साइड पे जाएगा तो इंक्रीज होगा। तो अगर मैं डिविएशन ऑफ गैसेस को चेक कर दूं, अच्छा 1 से वैल्यू नेगेटिव, मतलब 1 से कम होना, 1 से कम, तो इसका मतलब है कि यार ये नेगेटिव डिविएशन हो रही है। 1 से वैल्यू कम हो तो ये नेगेटिव डिविएशन हो रही है, और 1 से वैल्यू ज़्यादा हो तो यार ये पॉजिटिव डिविएशन हो रही है। 1 से वैल्यू ज़्यादा हो तो ये पॉजिटिव डिविएशन हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ गैसेस को चेक कर दूँ ना, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 1-2 गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों गैसेस हर सूरत में पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेंट होती है। तो ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन। अगर कंडीशन कोई भी हो, लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, ये हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, क्योंकि इन दोनों गैसेस के लिए ए की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है। मीन जो वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू है ए डिपेंड कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो ये दोनों गैसेस हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी गैसेस को चेक कर देना, लेट सपोज कोई भी गैस को अगर हम चेक करें तो बाकी गैसेस 2 डिविएशन शो करती है, पॉजिटिव डिविएशन भी शो करती है और नेगेटिव डिविएशन भी शो करती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें ना, तो इन दोनों गैसेस के अलावा बाकी जितनी भी गैसेस है वो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, लेकिन लो प्रेशर पे, और वो पॉजिटिव डिविएशन देखो शो कर रहे हैं एट हाई प्रेशर पे। तो यहां पे आप लोगों ने नोट कर दिया कि हीलियम और हाइड्रोजन ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन, ऑलवेज शो पॉजिटिव डिविएशन। और इसके अलावा बाकी जितने भी गैसेस हैं, ऑल अदर गैसेस, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल अदर गैसेस, वो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं लो प्रेशर पे, और पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं हाई प्रेशर पे। तो यहां पे आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव डिविएशन कब शो करेगा? एट हाई प्रेशर पे जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ओके, विच वन इज नॉट अ बफर? विच वन इज नॉट अ बफर? नॉट अ बफर, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल बफर सॉल्यूशन को चेक करें ना, तो बफर मेरे पास एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो बफर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं वन इज कॉल्ड एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर वो होगा जो कि वीक एसिड से बनता हो, वीक एसिड से,
प्लस इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा हो, इट्स साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा हो। तो यार वीक एसिड हमारे पास है HF ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक एसिड है हमारे पास कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है हमारे पास अल्कोहल, वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक के जो एसिड है वो वीक एसिड होते हैं। अच्छा, इसका साल्ट हम लोगों ने कैसे बनाना है, इसका साल्ट हम लोगों ने कैसे बनाना है? तो यार जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, उसको ग्रुप फर्स्ट के मेटल के साथ रिप्लेस कर दे, बस उसको ग्रुप फर्स्ट के मेटल के साथ रिप्लेस कर दे, ये इसका साल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक बफर। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं ना, तो यार ये वीक एसिड है HF और ये इसका साल्ट है, तो हाँ ये तो बफर है, दिस इज अ बफर, ये तो बफर है। और अगर हम बेसिक बफर की बात कर दे, अगर हम बेसिक बफर की बात करें, तो बेसिक बफर में होगा वीक बेस होगा प्लस इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। चले, वीक एसिड वीक बेस हमारे पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अब इसका साल्ट कैसे बनाना है? तो यार इसका OH को हटा के स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट लगा दे, लाइक क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट लगा दे, लाइक ब्रोमीन, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट लगा दे, लाइक सल्फेट। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका नेगेटिव पार्ट लगा दे। तो अगर हम यहां पे देखें तो यार ये हमारे पास हो जाएगा, दिस वन इज अ बेसिक बफर, ये बेसिक बफर है। और ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अ वीक एसिड और ये इसका साल्ट है, तो ये एसिडिक बफर है, दिस वन इज एसिडिक बफर। तो आपको बताया है ना कि कौन सा बफर नहीं है, तो बफर में यार स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हुए हैं, तो इसको हम बफर नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs में आपको एक रिएक्शन गिवन है और आपको बताया है कि इस रिएक्शन में H2S कौन सा एक्ट कर रहा है, H2S कौन सा एक्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और हाइड्रोजन का +1, तो 2 का +2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन है डायटोमिक है, तो वो 0 होगा। यहाँ पे क्लोरीन का -1 +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ और सल्फर का एनी फ्री एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो अगर आप चेक करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव से चला गया है 0 में, मीन इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यार जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसको हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में H2S एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो चुका है, तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन ऑलवेज अकर एट NO कैथोड, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा। तो इसमें कौन सा रिडक्शन वो कैथोड पे हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि यार यहाँ पे +2 है और +2 से कॉपर जा रहा है 0 में, मीन +2 से कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉल्ड रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। विच वन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इसमें एक रिएक्शन है जो कि सही नहीं है, मतलब जो कि फिजिबल नहीं है, जो कि एक रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो फ्लोरीन ज़्यादा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है।
यहाँ पे ब्रोमीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, इसका मतलब है हाँ ये तो सही है, हाई ने लो वाले को रिप्लेस किया है। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है ब्रोमीन कम है, हाँ ये भी सही है। फ्लोरीन ज़्यादा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें ना तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, तो कम वाला जो है वो ज़्यादा को रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप सेकेंड ईयर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो ना अल्काइल हैलाइड में, तो आप कहोगे कि द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है यार वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ब्रोमीन की ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए मुझे बता दें कि किसके लिए डेल्टा एच वो डेल्टा ई के बराबर नहीं है। डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी चेन डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई के और प्लस डेल्टा पी वी के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा पी वी के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई के प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर है, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और यार जब भी आप लोगों के पास डेल्टा एन जी वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो, इक्वल टू ज़ीरो कब नहीं होगा? जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो नॉट इक्वल्स हो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो यार जब डेल्टा एन जी ज़ीरो नहीं होगा तो उस टाइम जो है डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आएगी। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू वो ज़ीरो हो, अगर यार ये पूरा का टर्म में ज़ीरो पुट कर दूँ तो उस टाइम जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू फिर डेल्टा ई के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे अमोनिया केस के लिए चेक करें ना, डेल्टा एन कैलकुलेट कर दे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 है, तो यार -2 आएगा। तो इस केस के लिए डेल्टा एच की एंथैल्पी चेंज की और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। यार फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की सबसे कम होती है, अल्कली मेटल्स की, बाकी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यार अल्कली मेटल की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इधर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें, इधर से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना तो इस पर +1 आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 हो जाएगा। इधर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा। और इधर से जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये हो जाएगा 1, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में लिख रहा हूँ ना लास्ट वाला, तो लास्ट वाला हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। ठीक है, 3s1। अच्छा, अब यार ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन इससे हटाना चाहूँ तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की तो सबसे बड़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब यार यहाँ पे ये भी हाफ फिल, ये भी हाफ फिल, तो एज कंपेयर टू लिथियम इन दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से कम होगी। बट अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यार इसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में है। तो यार थर्ड शेल न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है, उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लो जो है वो मैग्नीशियम की होगी। अच्छा, नेक्स्ट में बताया है कि यार ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। मेटामर्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मेटामर्स को के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन अराउंड द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, अराउंड द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो होगा जिसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो,
दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यार ईथर आप लोगों के पास ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करूँ ना तो यार कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, यहाँ पे 1 3 ठीक है, और यहाँ पे 2 2। तो यार कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, तो ये आप लोगों के पास मेटामर्स है। दिस इज कॉल्ड मेटामर्स। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका मतलब है कि यार ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। तो अगर हम SN1 रिएक्शन को यहाँ पे देखें, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मीन यहाँ पे मैं 3 अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो SN1 में जो पहला रिएक्शन होता है वो डिसोसिएशन होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। और इसमें जो सेकेंड रिएक्शन होगा तो सेकेंड रिएक्शन फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में अगर आप देखें तो ओनली अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ओनली अल्काइल हैलाइड है। और सेकेंड स्टेप में जो है यार एक कार्बोकेटाइन है और दूसरा जो है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल आया है, मीन न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आया है। अब अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो सेकेंड स्टेप ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और फर्स्ट स्टेप जो है ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यार पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप में आपके पास ओनली फर्स्ट मीन 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। विच वन इज मोर स्टेबल? तो HF इज मोर स्टेबल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिडिटी ऑर्डर भी अगर आप देखें ना, एसिडिटी ऑर्डर तो ये HI जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HCl होगा और सबसे जो वीक एसिड होगा वो HF होगा। तो इसका मतलब है कि HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है, HF की बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, HF इज़ मोर स्टेबल। अच्छा, द ऑप्टिकल आइसोमर लिखा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं लेकिन ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज, तो दिस इज कॉल्ड डाइस्टीरोमर। और अगर मिरर इमेज होते बट नॉट सुपर इम्पोजेबल तो दिस इज कॉल्ड एनेंशियोमर्स होते पे। अच्छा, 1,3-ब्यूटाडाइन, तो चलो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो इसमें हर एक कार्बन जो है यार वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज इसलिए है क्योंकि हर एक कार्बन ने एक पाई बॉन्ड तो बनाया है, मीन सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। 1,3-ब्यूटाडाइन में एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। और जब भी कंजुगेशन आएगा तो कंजुगेशन के बाद आप डायरेक्ट बता दें कि इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। चले, विच पेयर ऑफ कंपाउंड बिलो अ स्टीरो आइसोमर्स, कह रहा है कि कौन सा स्टीरो आइसोमर्स है, कौन सा एक दूसरे का सिस ट्रांस आइसोमर्स है। तो स्टीरो आइसोमर्स का मतलब है कि यार इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन एक साइड पे बल्कि ग्रुप एक ही साइड पे होंगे तो वो सिस होगा, और अगर बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड पे हो मतलब अपोजिट साइड पे हो तो ये ट्रांस होगा। तो अगर आप देखें 2 पेंटीन, यहाँ पर भी 2 पेंटीन है बट यहाँ पे लिखा है ट्रांस 2 पेंटीन एंड सिस 2 पेंटीन, तो ये दोनों आपस में स्टीरो आइसोमर्स होंगे। चले मैं पेंटीन ड्रा कर देता हूँ। 1 2, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जो है, सेकंड कार्बन पे 1 2 3, यहाँ पे 4 एंड 5, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3।
तो यार दोनों बल्कि ग्रुप जो है वो सेम साइड पे होते हैं, तो इसको हम सिस 2 पेंटीन कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांस 2 पेंटीन लिखूंगा तो एक बल्कि ग्रुप को जो है वो नीचे कर दूंगा इस तरह, CH2 और इसी तरह CH3, और यहाँ पर भी H हो जाएगा और यहाँ पर भी H हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास ट्रांस 2 पेंटीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ट्रांस 2 पेंटीन। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्नर ऑफ बेंजीन, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईच कार्नर पे कितनी होगी? तो जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन ड्रा करते हैं तो कहते हैं कि पहला सब्स्टिट्यूशन हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। वो इसलिए क्योंकि ईच कार्नर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाए तो उसके बाद हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो ईच सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो 1 होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, हाइड्रोजन एटम भी 6 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईच कार्नर पे जो है वो 1 हो जाएगी। चले इसको ज़रा ठीक कर दे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। चले आपको बताया है कि द न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन पे, किस ऑर्डर से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑल कार्बोनाइल कार्बन आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ऑल कार्बोनाइल कार्बन आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि यार वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच है। तो सारे कार्बोनाइल कार्बन वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो ऑटोमेटिकली इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक कर रहा है और कौन से पे स्लो अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, यह हमारे पास एसीटोन है, कीटोन है, एंड दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। AR मीन एक बेंजीन रिंग है। तो यार यहाँ पे अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पे एसीटोफिनोन, ये CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड पर जो है यार पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग है। तो आप अगर देखें ना तो यार यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अल्काइल ग्रुप उसको रिपेल करेगा, लेकिन यार न्यूक्लियोफाइल इस साइड से तो अटैक कर सकता है ना आसानी से। अब कीटोन पे यार दोनों साइड पे बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैक थोड़ा सा फास्ट होगा। अब कीटोन के दोनों साइड पे बल्कि ग्रुप है तो यार अटैक थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें स्टेरिक हैंड्रेन से न्यूक्लियोफाइल को वहां पे वो रिपेल कर रहा है, तो अटैक जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल से होगा, मीन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन यार एसीटोफिनोन में मैंने एक अल्काइल ग्रुप मीथाइल को पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे तो यार न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मोर स्टेरिक हैंड्रेंस हो रही है। तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो बहुत ज्यादा स्लो करेगा। तो चले बताइए सबसे फास्ट अटैक कर रहा है एसिटाल्डिहाइड पे, उसके बाद एसीटोन पे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू द स्टेरिक हैंड्रेंस। स्टेरिक हैंड्रेंस की वजह से यहां पे अटैक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज अ पॉजिटिव टेस्ट। आपने बताना है फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट है। यहाँ पे अगर हम टोलेंट टेस्ट की बात करें ना, टोलेंट टेस्ट, तो टोलेंट टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट होगा, पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, बट नेगेटिव टेस्ट फॉर कीटोन, नेगेटिव टेस्ट फॉर कीटोन। और सारे टाइप ऑफ एल्डिहाइड के लिए, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, सारे एल्डिहाइड के लिए टोलेंट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट होगा। लेकिन यहां पे अगर मैं फिलिंग सॉल्यूशन की बात करूं तो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ओनली एंड ओनली
एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट होता है। पॉजिटिव टेस्ट ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा, और नेगेटिव टेस्ट होगा नेगेटिव टेस्ट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी नेगेटिव टेस्ट होता है और कीटोन के लिए भी नेगेटिव टेस्ट होता है। तो यार अगर मैं आपसे कहूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड का डिफरेंशिएशन आप किस टेस्ट से करोगे, तो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट से करोगे। और एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएशन तो आप टोलन टेस्ट से भी कर सकते हो और आप फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट से भी कर सकते हो। पे चले, विच वन इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने बताना है। तो टोलेंट रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन रिएजेंट में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। लाइक KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का जो हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं वो टोलेंट टेस्ट से और फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिडिक एसिड तो यार 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट कर दे तो केल्विन बराबर होगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 118 प्लस 273 तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दे तो आंसर 391 केल्विन ही आ जाएगा। मीन 118 डिग्री सेंटीग्रेड 391 केल्विन के बराबर होगा। अच्छा, द मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव दिस इज कॉल्ड अमाइड्स एंड द मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। अच्छा, अमाइड्स क्यों मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव्स हैं? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव अमाइड यहाँ पे ड्रा करूँ, अब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कार्बोनाइल कार्बन होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर उसका होगा। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो यार ये वाला अल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बट यहाँ पे NH2 यार ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, बट NH2 नाइट्रोजन के साथ पूरा का पूरा एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो ये लोन पेयर पूरा डोनेट कर रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा वो सबसे कम हो जाएगा, उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूल के अंदर यार वो स्टेबलाइज हो रहा है, ये अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई अमाइड इज द मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और किस इफेक्ट की वजह से ये मोस्ट स्टेबल है? ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQs में आपको बताया है कि द कार्बोनाइल कार्बन, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, द कार्बोनाइल कार्बन, ओके, कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन, इट्स ओके, of carboxylic acid does not exist the characteristic reaction of aldehyde और कीटोन। चले, MCQs में आपको ये बात बताई है कि जिस तरह एल्डिहाइड और कीटोन में हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं होते, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं? दोनों सारे जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन, चले एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं यहाँ पे नोट कर दूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, दोनों की रिएक्शन डिफरेंट है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि ये वाला कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो इसको तो यार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली यार न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा।
अच्छा, अब आप जरा गौर से देखें, एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप अटैच है जो को उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी पूरी करता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। यहां पे कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप अटैच है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी पूरी करता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड इज अ मोर रिएक्टिव देन कीटोन। लेकिन यार कार्बोक्सिलिक एसिड पर दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही अटैच है, ये भी OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। बट यार OH ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, तो पूरा का पूरा लोन पेयर उसको प्रोवाइड कर रहा है प्लस M इफेक्ट के थ्रू। तो यार अब जरा खुद सोचें कि ये वाला अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला OH मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि यार इसको इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ऑटोमेटिकली इसको बाहर से लेने की जरूरत होगी। तो आंसर क्या होगा? द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल इज मोर पॉजिटिव, द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल इज लेस पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल कार्बन है ना वो लेस पॉजिटिव है, और लेस पॉजिटिव किसकी इफेक्ट की वजह से हो रहा है? ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए इसमें जो रिएक्शन होते हैं इसको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बताया है ना कि यार मुझे इसमें फॉल्स बता दे, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने बताना है। तो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, हाँ ये वाला तो फॉल्स है, क्योंकि जितना आप एक एसिडिक ग्रुप के साथ, अगर एक एसिडिक ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहे हो ना तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो यार क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन अटैच करूंगा तो इसकी एसिडिटी तो बढ़ जाएगी ना, एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। और अगर आप कोई एसिडिक ग्रुप के साथ, अगर आप कोई एसिडिक ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर रहे हो तो उस टाइम उसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चले नेक्स्ट में बताया है कि आपने कंजुगेट बेस, इसमें कौन सा कंजुगेट बेस होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एक्ट प्ले करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एक्ट करेगा, ठीक है। तो यार वीक एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, वीक एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फॉर्मिक एसिड ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू HCl, HI, NHBr, तो ये आपके पास वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका कंजुगेट बेस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एक रोल प्ले करेगा, ठीक है। चले टोल्यूइन को अगर आप PCC की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करें, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल KMnO4 की मौजूदगी में उसको ऑक्सीडाइज करें, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 की मौजूदगी में ये आपके पास बेंजोइक एसिड बनाएगा और PCC की मौजूदगी में ये एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 की मौजूदगी में बेंजोइक एसिड बनाएगा, PCC की मौजूदगी में बेंजोइक एसिड नहीं बना सकता। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज अ पॉजिटिव टेस्ट, यहां पे स्टेटमेंट को आप जरा नोट कर दे, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता? तो पहले तो आप लोगों ने यार ये बताना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट किस मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट किस मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट उस मॉलिक्यूल के लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा जिसमें मीथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद हो, विच हैव मीथाइल कीटोन ग्रुप, तो उसके लिए आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट होगा।
मिथाइल कीटोन ग्रुप का मतलब है कि CH3 और इस साइड पर यहाँ पर कीटोन ग्रुप, जिसमें ये वाला ग्रुप होगा उसके लिए आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप। और हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल उसके लिए भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज हो के मिथाइल कीटोन ग्रुप ही बना देता है। तो चले, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को ज़रा नोट कर देना, पेंटानोन 3 पेंटानोन, तो यहाँ पे मैंने पेंटेन 5 कार्बन है लेकिन 3 कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड 3 पेंटानोन। सो यार यहाँ पे तो कीटोन ग्रुप तो है, बट दिस इज अ इथाइल कीटोन ग्रुप, ये इथाइल कीटोन ग्रुप है और मैंने क्या कहा कि मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो ये वाला मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये इसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव टेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन ग्रुप आप लोगों ने चेक कर देना है। चले, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं ऐसा कर देता हूं ना कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूंगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये हाइड्रोजन दे दे तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड है, तो अब ये इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब है कि इसमें रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस जिसमें भी होगी तो मैंने क्या कहा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चले, बायोकेमिस्ट्री से एमसीक्यूज है कि वो मुझे डाइसैकेराइड बता दे कि जिसमें दोनों बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेम होते हैं। तो माल्टोज में दोनों यूनिट आप लोगों के पास 2 ग्लूकोज यूनिट होंगे, दोनों ग्लूकोज यूनिट होंगे। लैक्टोज में एक ग्लूकोज होगा और एक गैलेक्टोज होगा, और सक्रोज में एक ग्लूकोज होगा और एक जो है वो फ्रक्टोज होता है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है। तो पहला यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने चेक कर देनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यार ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ऑप्शन ए तो दरमियान से चला गया। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो मुझे इतना पता चला कि हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट तो डाई मिथाइल ईथर से ज़्यादा होगा। अच्छा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेल हो जाएगा तो सेकंड आप लोगों ने जाना है मॉलिक्यूलर वेट की तरफ। तो यार इथाइल 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, तो यार इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ये भी चला गया दरमियान से। अब ये दोनों, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो फिर थर्ड फैक्टर हम लोगों ने सरफेस एरिया की तरफ जाना है। तो एन प्रोपाइल इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एनल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस कह रहा है कि एक अल्कीन है उसका हम लोगों ने ओजोनोलिसिस किया और 1 टाइप ऑफ एल्डिहाइड, उसने एल्डिहाइड प्रोड्यूस किया लेकिन एक जैसा एल्डिहाइड, मतलब 2 सिमिलर यूनिट ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के पास होगा ब्यूटूइन। चले, ब्यूट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्यूटूइन, ब्यूटीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ओजोनोलिसिस आप कर लें, शॉर्टकट क्या होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर दें, और जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वो आप लोगों ने ब्रेक कर दिया और उधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे। तो आप देख सकते हैं कि यार एक ही किस्म के एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कौन सा एल्डिहाइड है, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। तो 2 ब्यूटीन का अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो ये एक ही किस्म का एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा। चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन डज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज, के कह रहा है कि डज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। तो यार ऑल कार्बोनाइल कार्बन, ऑल कार्बोनाइल कार्बन, जितने भी कार्बोनाइल कार्बन है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं।
मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, एल्डिहाइड वाला, कीटोन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एस्टर वाला, अमाइड वाला, एसिटिन हाइड्राइड वाला। लेकिन यार अगर आप मीथानॉल देके OL मीन ये तो अल्कोहल फैमिली है ना, मीथानॉल, तो मीथानॉल में इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट जिसको एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो यार KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे अल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।